श्रोताओं, आज विश्व का छठा योग दिवस है और इस बार का जो योग दिवस अपने आप में बिल्कुल अलग है। जो पिछले योग दिवस मनाए थे हमने सार्वजनिक रूप से और बड़े ही भव्य तरीके से बनाए थे, लेकिन इस बार भी मनाने का तरीका तो बहुत भव्य होगा लेकिन अलग होगा। और आज हम ये जानेंगे कि इस बार का आज का जो योग दिवस है किस प्रकार से ये मनाया जाएगा। हमारे साथ हैं वरिष्ठ चिकित्सक राम नरेश शर्मा जी। शर्मा जी, हम आपसे जानते हैं कि पिछले जो योग हुए थे और इस बार का योग अपने आप में बिल्कुल अलग किस तरह से है, तो थोड़ा हमें ये बताइए। इससे पूर्व के जो 5 योग दिवस भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइन दिशा निर्देश थे उनके अनुसार मनाते थे। उसको भव्यता देने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर बड़े आयोजन के रूप में और इसको भव्यता देते हुए हम योग दिवस को मनाया करते थे। इस वर्ष कोविड-19 के प्रभाव की वजह से भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की जो दिशा निर्देश हैं उनमें इन्होंने इस बार थीम दी है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। घर पर योग करें और परिवार के साथ योग करें। हमारा जो प्रोटोकॉल है वह अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल वही रहेगा। उसी प्रोटोकॉल के अनुसार उतने ही समय में वही समय 7 से 8 बजे के बीच में और प्रोटोकॉल के अनुसार हम योग दिवस को मनाएंगे। सबसे बड़ी बात हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो योग, कई लोग तो कई वर्षों से खुद योग कर रहे हैं, नए लोग हैं जो पहली बार योग करेंगे और 21 तारीख से ही हो सकता है वो शुरुआत करें सुबह 7 बजे या जो भी समय आप देंगे। तो अब ये बताइए कि वो योग कहाँ देखकर किस प्रकार से कर सकते हैं, कहाँ पर आप जो मतलब जो किसकी देखरेख में कर सकते हैं, कहाँ देखकर, ऐसी सूचनाएं जो सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की उसके लिए? भारत सरकार ने इस बार जो थीम दी है योग घर पर और परिवार के साथ योग, इसके लिए हमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं वो डिजिटल माध्यम से और हर आम आदमी तक हम योग कैसे पहुंचा सकते हैं। इसके लिए यूट्यूब का और आपके फेसबुक लाइव का और हम एक लिंक शेयर करेंगे, उसके माध्यम से भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी अपनी एक वेबसाइट पर इसका लिंक दिया हुआ है। उसको देखते हुए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है हमें उसी के अनुरूप इसके योग और प्रोटोकॉल को पालना करनी है। सबसे बड़ी बात, आज का जो समय है अगर हम बात करें, बहुत ही कठिन दौर है पूरे विश्व के लिए और योग इस कठिन दौर में कोविड-19 की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, थोड़ा हमें इसके बारे में बताइए। अभी कोविड-19 के लिए जैसा कि मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वैक्सीन की तैयारी चल रही है और आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये कहा गया है कि जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़ी हुई है, अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो कोविड-19 का जो प्रभाव है वो उसकी जो प्रभावशीलता कम हो जाती है। विभिन्न माध्यमों से आयुष मंत्रालय ने इसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। उसमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ उनको किस किस रूप में लेना है वह भी उसमें दर्शाया गया है और योग को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है कि हम योग को अपनाएंगे तो स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात करूं कि भारतीय योग पद्धति आज दुनिया में उसका लोग मान रहे हैं कि हाँ ये बहुत ही कारगर है, तो बीमार हो ही नहीं लोग, इसके लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आम आदमी के लिए कौन से योग करने चाहिए, क्योंकि योग तो एक बहुत ही व्यापक है, अष्टांग योग में सारे योग तो आदमी नहीं कर, लेकिन बहुत ज़रूरी है जो दैनिक दिनचर्या जिससे हमारी अच्छी बनी रहे, उनके बारे में थोड़ा हमें बताइए। योग के जो 8 अंग बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आमतौर पर व्यक्ति योग के रूप में आसन और प्राणायाम को समझते हैं, जबकि इसके जो पूर्व रूप हैं यम, नियम, इनकी अगर हमने पालना ढंग से कर ली तो हम पूरा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से योग और प्राणायाम करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं।
प्राणायाम करने से पूर्व आसन जो करने का विधान कहा है, उससे शरीर में स्थिरता, एक तो लचीलापन आ जाता है, और हमारे मन की स्थिरता को रखने के लिए हमें आसन करके फिर प्राणायाम की तरफ जाते हैं। साधारण रूप में जब हम प्राणायाम प्रारंभ करते हैं तो नाड़ी शोधन से प्रारंभ करते हैं, और नाड़ी शोधन में हमारे नासिका जो छिद्र हैं दो हैं, एक बायां और एक दायां। प्राणायाम की जब भी शुरुआत करते हैं तो बाएं नासिका रंध्र से करते हैं, और दाएं नासिका रंध्र को अंगूठे से बंद करके धीरे धीरे श्वास को ग्रहण करते हैं, कुछ समय के लिए रोकते हैं, फिर दाएं नासिका छिद्र से उसको बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार फिर दाएं से लेते हैं, थोड़ी देर रोकते हैं और बाएं से निकालते हैं। ये हमारा नाड़ी शोधन का अनुलोम विलोम प्राणायाम है, जो बहुत साधारण है और हर किसी को कर लेना चाहिए। चूंकि ये ग्रीष्म ऋतु है, इन दिनों में बाह्य वातावरण में उष्णता ज़्यादा है, उष्णता, इसलिए शीतली प्राणायाम, जिसमें अपनी जिह्वा को गोल नलिका के रूप में घुमावदार बना करके, टंग ट्विस्टिंग कहते हैं उसको, फिर इसका श्वास को ग्रहण करते हैं, कुछ समय रोकने के बाद नासिका रंध्र से बाहर निकाल देते हैं। 2 प्राणायाम इन दिनों में ये हैं। तीसरा भ्रामरी, उज्जाई प्राणायाम, इस तरह के जो साधारण प्राणायाम हैं इनको हमेशा करते रहने चाहिए। वैसे खास तौर पर अगर हम स्वस्थ हैं और हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, किसी भी तरह की व्याधि नहीं है, तो कपालभाति को भी हम उसका अभ्यास करते रहें तो ये और ज़्यादा उपयोगी होगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आम आदमी को आसन और प्राणायाम, इसके अलावा दूसरे हैं तो आम आदमी शायद इतना समय भी नहीं होता है उनका, और उनको करने में शायद एक प्रशिक्षक की ज़रूरत भी पड़ेगी, खुद कर भी नहीं सकता है। आज का जो तनाव भरा जीवन आम आदमी जी रहा है, बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, तो अगर हम आज से योग की शुरुआत करें आसन और प्राणायाम की, तो इसका जो हम कहें कि प्रतिफल या रिजल्ट कितने दिनों में आरंभ हो जाता है? क्यों आदमी आजकल तो मशीनरी युग है, कहता आज ही हमको, जैसे कि हम एलोपैथिक दवाई ली, अभी दर्द निवारक, अभी तुरंत आराम मिल जाता है। कितने धैर्य की ज़रूरत है योग के बाद, अगर हम कोई रिजल्ट चाहते हैं तो थोड़ा वो बताइए, कितना समय लगता है? जैसा कि अभी अष्टांग योग के बारे में चर्चा हुई कि हम जब किसी भी योग से और कोई लाभ लेना चाहते हैं तो हमें आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, इनको हमारे जो सिद्धांत हैं उनके आधार पर उनका पालन करते हुए आगे बढ़ें। फिर यम नियम का पालन करें, उसके बाद आसन करते हुए, और जब प्राणायाम में प्रवेश करेंगे और जब ये हम सोचेंगे कि हमें किन्हीं रोगों से दूर रहना है या किसी रोग का इलाज के रूप में हमको आसन और प्राणायाम करने, तो उसकी रोग की गंभीरता और रोग की उत्पत्ति कितने दिन हुई है, ये सब विचार करते हुए, लेकिन जब हम इस विधा से आगे बढ़ने लगेंगे तो हमारे अंदर एक सकारात्मक सोच पैदा होगी। उस सकारात्मकता को ये सोचते हुए कि अब हमने ये प्रारंभ किया है और हमारा रोग दूर होगा, तो परिणाम भी द्विगुणित होकर के आगे बढ़ने लग जाएगा। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने 1 महीना इस तरह से योग को अपनाया तो फल उसको दिखने लग जाएगा, और फिर इसकी प्रति रुचि बढ़ेगी, और करते करते वो अपने रोगों से मुक्त भी हो सकते हैं। एक प्रश्न और उठता है कि बहुत ही भाग दौड़ भरी जिंदगी है और इसमें समय बहुत कम मिलता है आदमी को। जल्दी उठ गया तो जल्दी तैयार होकर के अपने ऑफिस जाना, दूसरे काम, दुकानदार हैं, व्यापारी भाई हैं, समय कम मिलता है। योग क्या किसी भी समय किया जा सकता है या इसका निश्चित समय है? जिनको कभी समय शाम को मिला या सुबह मिला, तो कब कब योग करना चाहिए, वो समय, उचित समय क्या है? वास्तविक रूप में इसका समय तो निर्धारित है। हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, शौच क्रिया से निवृत्त होकर के फिर हम इस योगाभ्यास की क्रिया को अपनाएं। किंतु आज स्थिति थोड़ी सी बदली है, हर किसी को अर्थ योग में प्रवेश करना है, सबको अर्थ चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यदि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि सुबह प्रातः समय नहीं मिलता और सायंकालीन उनके पास समय है, तो हमारा भोजन, जब किया हुआ भोजन है दोपहर का भोजन, उसके 4 घंटे बाद में हमारा आमाशय रिक्त होता है। उस समय पर हम सायंकालीन समय में भी योग को अपना सकते हैं और आसन और प्राणायाम को कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ है कि हम जैसे प्राणायाम कर लिया, आसन कर लिए खूब सारे,
तो लोगों को पता नहीं होता कि उसके बाद हमको सावधानी क्या बरतनी है, कितने मिनट रखनी है, थोड़ी वो और बता दीजिए कि योग करने के बाद पसीना निकलता है, प्यास लगने लग जाती है, भूख लगने लग जाती है, तो ये सब कुछ करने के बाद कितनी समय तक हमको सावधानी बरतनी है और हमको कौन से कार्य नहीं करने हैं? योग करने से पहले प्रातःकाल अगर यदि आप योग करते हैं तो शौच क्रिया से निवृत्त होकर के और उस शौच क्रिया के आधा 1 घंटे बाद में हम योग प्राणायाम को प्रारंभ कर सकते हैं। इसी प्रकार सायंकालीन में प्रारंभ करने से पहले भोजन किया हुआ 4 घंटे बाद जब हमारा पच जाता है, आमाशय रिक्त होता है, उस आधा घंटे पहले कुछ भी खाएं नहीं और अपने योग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब योग क्रियाएं कर लेते हैं उसके कम से कम आधा घंटे तक ना हमको कुछ पीना है ना कुछ खाना है। आधा घंटे बाद में हम कुछ लिक्विड में ले सकते हैं या फिर कुछ हल्का आहार ले सकते हैं। अच्छा, योग जैसे शुरुआत करते हैं लोग, शुरुआत में बहुत ज़्यादा कठिन व्यायाम नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्राणायाम नहीं, ऐसा कुछ इसका नियम है? और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी है क्या इसका शरीर के ऊपर जो, तो उससे घबराए नहीं, कुछ ऐसा होता है किसी के दर्द वगैरह हो जाता है, तो थोड़ा वो बताइए क्या करना चाहिए? आसन और प्राणायाम करने से पूर्व कभी भी ये देखें कि हम कोई भी आसन कर रहे हैं तो उसको हमारी क्षमता से जहाँ तक हमारा शरीर लचीला है, जहाँ तक मुड़ सकता है, हम उतना ही उसको मोड़ें। किसी भी दबाव में किसी भी आसन को करने के लिए दबाव नहीं बनाएं और उसको प्रेशर से नहीं करें। एक दूसरा, जब किसी आसन को हम कर रहे हैं तो उसकी अवधि कितनी होनी चाहिए, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं आए, उस अवधि तक हमको करना है। अच्छा, जैसे हम रोजाना की ज़िंदगी होती है उसमें हम खाते हैं अपनी मर्जी से, तो जब योगा हम शुरू करते हैं उसके बाद हम खान पान में भी कुछ परिवर्तन की जरूरत पड़ती है क्या? अवश्य। आसन और प्राणायाम से पूर्व जो यम और नियम बताई गई हैं वह हमारी दिनचर्या और भोजन और इन सब पर है। उसमें मानसिक रूप से भी हमको तैयार होना पड़ेगा। यम के भेद में कहा गया है यम ये ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, इस तरह से हमको मानसिक रूप से भी तैयार होना है और शारीरिक रूप से भी हमारा आहार भी सात्विक होना चाहिए, तामसी नहीं होना चाहिए। और हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो बोलचाल है, वो उसमें कहीं भी कोई असत्यता नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ पालन करते हुए जब उधर चलेंगे तो हमारे निश्चित सकारात्मक परिणाम आएंगे। योग पूरे विश्व को, जो कि आज हम कहें कि हर आदमी हमको किसी न किसी तरह से बीमार नजर आता है, किस प्रकार से ये हमें स्वस्थ रहने में पूरे विश्व को एक अनोखी देन है, अगर अपना ले पूरी दुनिया तो कितना फायदा मिल सकता है पूरी दुनिया को इससे? अनादिकाल से योग चला रहा है। महर्षि पतंजलि ने योग पे योग शास्त्र लिखा हुआ है। योग चित्त वृत्ति निरोध है। हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं ये बहुत चंचल है मन, इसको एकाग्र चित्त करने के लिए योग सबसे बड़ा साधन है। हमारे अंदर संतुष्टि कैसे आएगी? योग करने से संतुष्टि आएगी। तो जब हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो तन भी स्वस्थ रहेगा और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अपनी 2 गुनी 3 गुनी क्षमता से कार्य कर सकते हैं और जो भी हमारे लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो ये थे वरिष्ठ चिकित्सक राम नरेश शर्मा जी, जिन्होंने योग की व्यापकता को आप तक पहुंचाया। और निश्चित ही अगर आज की पूरी दुनिया योग अपना ले तो विश्व का, कहते हैं कि कल्याण हो जाएगा, बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। जो हर आदमी आज किसी न किसी मानसिक तनाव या शारीरिक व्याधियों से जूझ रहा है, योग में हर चीज़ का कहीं कि समाधान उपलब्ध है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मार्गदर्शन के लिए, और श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, और श्रोता योग करके अपने आप को स्वस्थ जरूर रख पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।